नमस्ते भाई और बहनों। किसानों की समस्या निवारण हेतु गवर्नमेंट ने आज तक दो आयोग बनाए। एक डबलिंग दी फार्मर्स इनकम यानी कि किसानों के आय दोगुनी करना। इस आयोग के बारे में मैंने आपको पिछले 5 एपिसोड में बताया है और अभी आज मैं आपको अपने ये गांव खेती संकल्पना के अंदर स्वामीनाथन आयोग ने क्या बताया है ये मैं आपको बता रहा हूँ। कृषि क्षेत्र की हरित क्रांति के उद्देश्य से नवंबर 2004 में किसानों के लिए पहली बार राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई, वह भी स्वातंत्र्य के 56 साल बाद। इसके लिए ख्यातनाम कृषि तज्ञ स्वामीनाथन जी के साथ साथ सात में 7 सदस्यों का आयोग गठन किया गया, जिसमें स्वामीनाथन जी अध्यक्ष थे। इस आयोग ने 20 राज्यों में जाकर स्वयंसेवी संस्था, कृषि संगठन, कृषि विद्यालय, मौसम विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि बाजार समितियां, किसानों को ऋण देने वाली बैंक एवं संबंधित सभी घटकों से संवाद किया एवं सरकार को रिपोर्ट यानी कि अहवाल पेश किए। उसमें 5 रिपोर्ट थी और 5वां रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार किया। इसके लिए आयोग को 2 साल लग गए। इस आयोग की क्या टिप्पणियां या सिफारिशें है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अधूरी भूमि सुधार धोरण। जो खेती करने लायक भूमि है उस पर औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, उस पर बंदी लगाना चाहिए। ये पहली सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की है। अधूरी सिंचन प्रणाली। भारत की 60% भूमि बारिश के पानी पर निर्भर है। 60 नहीं है, 80% है, क्योंकि आज तक सिंचाई की सुविधा सरकार नहीं बना सकी। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन, पानी रोकने की योजना को प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए। तीसरी सिफारिश है उत्पादन क्षमता। भारत की भूमि उत्पादकता प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत कम है। उसकी उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए सिंचाई, खाद, पानी के बांध, रास्तों का निर्माण यानी कि खेत रस्ते, अनुसंधान एवं मिट्टी कसौटी यानी कि मिट्टी की जांच करने की शालाओं का जाल निर्माण पर ध्यान देना जरूरी है। चौथी सिफारिश है अधूरी क्रेडिट की आपूर्ति। बैंक अपने फायदे के लिए अल्प उधारों से किसानों को ऋण नहीं देते। किसानों को ऋण मिलेगा ऐसी योजना बनानी चाहिए। ऋण का ब्याज दर 4% रखना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड विवरण, कृषि क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन निधि जमा करना, पालतू जानवरों का बीमा निकालना, फसल बीमा योजना का विस्तार एवं बीमा हफ्ता की रकम कम करना आदि इसमें शामिल है। 5वां मुद्दा है किसानों की आत्महत्या। कृषि व्यवसाय से निराश होकर किसानों की आत्महत्या करने की संख्या काफी बढ़ गई है। उसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य ज्यादातर शामिल हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर कृषि आयोग स्थापना करके किसानों को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। देखिए भाइयों, कृषि आयुक्त है, लेकिन अभी वहां पे कृषि प्रतिनिधि जो चाहिए, कृषि रत्न जैसे मेरे जैसे अनुभवी प्रतिनिधि चाहिए, लेकिन आज तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी वहां पे नियुक्ति नहीं की है। कृषकों को स्वास्थ्य बीमा, उसके साथ ही उम्र बढ़ते पड़ाव के साथ पेंशन देना यानी कि किसान को पेंशन देना चाहिए। खेती के सभी फसलों को बीमा कराया जाए। इसके लिए गिनना एवं मापना तहसील स्तर पर न करते हुए गांव स्तर पर ही वैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये दोनों आयोगों ने बताया है कि गांव स्तर पर कुछ तो बनाना चाहिए। इसीलिए मैंने गांव खेती संकल्पना तैयार की है और इसके अंदर हर एक गांव में गांव खेती केंद्र बनाने की योजना है। गांव सभाओं ने पानी पंचायत के रूप में कार्य करना चाहिए। पानी प्रतिधारणा यानी कि जल संधारण के लिए गांव स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। अच्छे प्रद के बीज उत्पाद करा देना चाहिए। कम कीमत और अच्छी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी होने वाले तंत्रज्ञान पर अधिक ध्यान देना होगा, जिससे प्राकृतिक आपदा आने पर भी आर्थिक संकट या आर्थिक नुकसान कम होगा। महंगे बीजों के पर्याय के रूप उपलब्ध करवा देना तथा कृषि उत्पाद के आयात पर निर्बंध लगाने होंगे।
यह है आयोग की सिफारिशें। और एक सिफारिश बताता मैं आपको, प्रतिस्पर्धा बनाए रखे। इसके अंदर क्या बोला है उन्होंने, कृषि उत्पाद के अनुसार किसान उत्पाद संगठनों को प्रोत्साहन देना, यानी कि जैसे गन्ना उत्पादक, कपास उत्पादक, ये अलग अलग टाइप के किसानों का संगठन, जिससे बिखरे हुए उत्पाद के लिए केंद्रीय बाजार और जरूरी स्रोत प्राप्त होंगे। ये तो बिल्कुल सही है। बुनियादी कीमती गेहूं एवं अन्य खाद्य उत्पाद छोड़कर, यानी कि अन्न धान्य छोड़कर बाकी फसलों को आधारभूत कीमत मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से कृषकों को बचाना होगा और आवश्यक भी है। इसके लिए मूल्य स्थिरता कोष की स्थापना की जरूरत है। मूल्य स्थिरता कोष कोई भी राज्य ने बनाया नहीं है। 7वां है जैविक स्रोत। गांव की जनता के लिए उनके दैनिक जीवन में जैविक स्रोत का बड़ा सहभाग है, इसलिए उनके पारंपरिक अधिकारों का संरक्षण करना, इसके अंदर मच्छी, दूध देने वाली जानवर, इनकी प्रजनन की क्षमता बढ़ाना, स्वदेशी किस्मों की आयात करना एवं आर्थिक दृष्टिकोण से कानून ऐसे परदेशी किस्म के आयात करना एवं जैविक सेंद्रीय खेती को बढ़ावा देना बिल्कुल जरूरी है। ये जो सिफारिशें है ये इन्होंने बताए, जैसे कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम वालों ने जैसी सिफारिशें की वैसी ये सिफारिशें है, और ज़्यादा है, लेकिन टाइम की वजह से मैं अभी आपको इन सिफारिशों के ऊपर वर्तमान में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान स्थिति क्या है सुनिए। केंद्र एवं राज्य सरकार ने 2007 में इस आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया, बिल्कुल, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा मूल्य यानी कि हमी मूल्य भाव कैसे दे, निधि उपलब्ध कैसे करना, सरकार ने भी अगर सुरक्षा मूल्य से उत्पाद खरीदा फिर उसे कैसे किस तरह से बेचना होगा, कृषकों को फसल बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा किस तरह देना होगा, आयोग की सिफारिशों की अमल बजाने के लिए यंत्रणा किस तरह की खड़ी की जाए, ऐसे न जाने कई सवालों के जवाब सरकार एवं शासकों को न मिलने की वजह से इस आयोग के मुद्दों से पलायन कर कृषि ऋण माफ नामक मरहम लगाकर कृषि को हमदर्दी देकर रोक दिया है। यानी कि ये जो आयोग की सिफारिश है ये लागू कर नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए जो गांव स्तर पर यंत्रणा चाहिए, वो कैसी यंत्रणा बनाना है, क्या बनाना है, क्या करना है, ये अभी तक किसी ने बताया नहीं। इसीलिए क्या हो रहा है कि किसानों को ऋण माफी दो, मोदी साहब ने जो दिए हैं 2000 रुपये दो और कुछ तो दो, यानी कि टुकड़े डालो, ऐसा ही चालू है। लेकिन आज तक केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर 2,28,000 कोटी की ऋण माफी दे चुका है। ये नहीं कर सके, इसलिए ये ऐसे मरहम लगा रहे हैं किसानों के ऊपर, और आज सबसे अधिक ऋण माफी देने वाली सरकार के तौर पर अपना नाम आगे करती है, लेकिन इस आयोग को अमल में नहीं लाया गया। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2014 में कृषकों की आय दोगुनी करने का वादा किया था और सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने भी कृषकों की तरफ 3 साल तक ध्यान नहीं दिया। लेकिन 2017 में उन्हें कहीं न कहीं उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कृषकों के लिए कई योजना की शुरुआत की तथा अधिक निधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन नोटबंदी की वजह से कृषकों के कृषि उत्पाद के दाम बहुत नीचे गिर गए। नोटबंदी की वजह से सबको ही झटका मिला है। लगभग सारे उत्पाद नोटबंदी की वजह से काफी नुकसान सहना पड़ा। आज भी बाजार के भाव के कारण कृषक यानी कि किसान बहुत तरह बर्बाद हो चुका है। ऐसा दिख रहा नहीं है ही। जीवन के लिए उपयोगी वस्तु कानून आज भी लागू है, इसलिए कृषि के सभी व्यापार में सरकार महंगाई कम करने के नाम पर लोग बम मारते हैं। शासन भी महंगाई कम करने के नाम पर किसानों के जो उत्पाद है उसके दाम घटा देते हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि किसानों को भी उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसी पाबंदी लगा दी है, जैसे कि निर्यात बंदी, संग्रह बिक्री बंदी, वायदा बाजार पर
प्रतिबंध, ज्यादा कीमत देकर कृषि उत्पाद आयात करना, गरीबों के लिए लेवी, ये योजना पहले की तरह चल रही है, जिसमें किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम कीमत पे ये कृषि माल देना पड़ता है। किसानों के लिए क्या करना चाहिए ये सरकार को समझ में नहीं आता, तो फिर किसानों के समझ में कैसे आएगा। लेकिन उनके बनाए कानून की वजह से कृषकों को बहुत नुकसान हो रहा है। एक बार माननीय शरद जोशी जी को एक सवाल पूछा गया था, निवेश खर्च से अधिक कम कीमत मिलने पर भी कृषक यानी कि किसान जीता कैसा है, जिसका जवाब शरद जोशी ने क्या दिया है मैं आपको बताता। किसान खुद का निवेश खर्च कर ही जीता है, अपनी जमीन, श्रम, जानवर, मालमत्ता आदि को कन कन से खाता है। किसी भी समस्या में उसको ऋण लेना ही पड़ता है, कोई मार्ग नहीं होता। उत्पादन निवेश ही नहीं निकलता तो मुनाफा निकालकर ऋण कैसे चुकाएगा। कृषक यानी कि किसान जीवन भर ऋण में ही जीता है और किसान जीवन भर ऋण में ही मरता है, यही वास्तव है। कर्जे में डूबने के कारण किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कृषक कर्जे में कैसे डूबा इस पर कोई सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं ऐसे गवर्नमेंट को लगती है। कृषक की आत्महत्याएं क्यों नहीं रुक सकती? अब तक भारत में 2.5 लाख से ऊपर किसानों की आत्महत्या हुई, फिर भी किसी भी सरकार की नींद क्यों नहीं खुली? आज खेती करने के लिए युवा वर्ग तैयार नहीं है, यह चिंता करने की बात है। अगर ऐसे ही चला तो एक दिन हमारे देश के ऐसे हालात होंगे कि ये सुजलाम सुफलाम देश भूखों मरने लगेगा। इस जगत में सिर्फ किसान ही ऐसा आदमी है कि जो सबको खाना खिलाता है। और अभी मैं यहाँ पे एक बात बताने वाला हूँ कि अभी जो शासन के जितने भी ये जो अलग अलग खाते हैं, कृषि खाता है, तो उसमें ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट करने वाला खाता है। तो फिर इसके लिए ज्यादा निधि क्यों नहीं दी जाती? मेरे हिसाब से कम 35% दे देना चाहिए। और उसमें ये मैंने ये जो वास्तववादी गांव खेती योजना बनाई है, इसका भी परिचालन करना चाहिए, यानी कि इसकी भी अमल बजावनी गांव स्तर पर होनी चाहिए। अगर ये नहीं किया गया, अभी ये जो मैंने किसानों के लिए संविधान बनाया है, ये संविधान शब्द मैंने नहीं बोला, एक शास्त्रज्ञ ने फोन करके मुझे बोला कि गांव खेती संकल्पना एक किसानों का संविधान है। तो इस संविधान को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य शासकों ने आगे आना चाहिए, तभी किसानों को न्याय मिलेगा। नहीं तो फिर किसान मर जाएंगे और देश भी मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और आपके मन की बात मुझे बताइएगा। धन्यवाद जी।